वो सब कुछ आपको निर्णय करना है। तो दोस्तों आज से आप ये हमारा जो नया चैप्टर है वो नोट कीजिए, नदी के कार्य, हेडिंग डाल लें। नदी कार्य एवं स्थल रूप, रिवर फंक्शन एंड लैंडफॉर्म। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं नदी के कार्य। देखिए, नदी अपने उद्गम से लेकर समाप्ति तक कौन कौन से कार्य करती है। नदी अप्रदन करती है, संबंधित स्थल भाग का अप्रदन करती है, काट छांट करती हुई चलती है, फिर उस जो अवसाद या मलबा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, मीन्स उसका परिवहन करती है, और सबके बाद में जाकर के उसका वो क्या करती है, मलबा का अवसाद का निक्षेपण करती है। तो इस तरह से नदी त्रिपद कार्य करती है। नदी तीन कार्य करती है। नदी तीन कार्य जिसको हम कहते हैं त्रिपद कार्य। नदी त्रिपद कार्य अंग्रेजी में कहते हैं थ्री वे वर्क, या नदी थ्री फेज वर्क करती है। अब तीन कार्य कौन कौन से करती है, ध्यान से सुनिए। नदी अप्रदन करती है, इरोजन करती है, नदी उसके बाद में मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मीन्स परिवहन करती है, और सबके बाद में ले जाकर के जो मलबा होता है, अवसाद होता है, उसका जमाव डिपोजिशन करती है। तो तीन कार्य हो गए। क्या क्या? नदी ने अप्रदन किया, नदी ने परिवहन किया, और नदी ने निक्षेपण किया। कभी कभी परीक्षा के अंतर्गत आ जाता है कि नदी के त्रिपद कार्य कौन कौन से हैं, नदी के निम्नलिखित में से त्रिपद कार्य कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है अप्रदन, परिवहन, निक्षेपण। ठीक है, ये तीन काम करती है। अब आइए दोस्तों अपन इनकी डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले लिखिए अप्रदन। अप्रदन, इरोजन, इरोजन, इरोजन का काट छाट करना, काट छाट करना। काट करना। अप्रदन के रूप। अप्रदन ये दो रूप होती है, एक है भौतिक अप्रदन और दूसरा है रासायनिक अप्रदन। भौतिक अप्रदन के भी अलग अलग रूप हैं। एब्रेशन, अपघर्षण, एब्रेशन, सन्निकर्षण, सन्निकर्षण, जलदाब क्रिया, जलदाब क्रिया। रासायनिक अप्रदन ये संक्षारण, जिसे गोलीकरण कहते हैं, सॉल्यूशन। गोलीकरण,
देखिए अप्रदन के यहाँ पर भौतिक अप्रदन, रासायनिक अप्रदन। भौतिक अप्रदन का मतलब इसमें अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलदाब क्रिया है। अपघर्षण का मतलब है, अपघर्षण का मतलब ये है कि जब नदी का बहता हुआ पानी तली पर घर्षण करता है, मतलब तली पर रेगमाल की भांति जो घर्षण करता है, उसको अपघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण का मतलब है कि बहते हुए नदी के साथ जब मोटे मोटे चट्टानी टुकड़े चलते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। जब मोटे चट्टानी टुकड़े आपस में टकरा करके बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सन्निघर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है जलदाब क्रिया। जल का वेग अगर अधिक होता है तो मोटी मोटी चट्टानें भी जलदाब की क्रिया से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है रासायनिक अपरदन। देखिए इसमें कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिनमें कई जो मिनरल्स हैं, कई जो तत्व होते हैं वो जल्दी से जल्दी घुल जाते हैं, तो घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो घुलनशील तत्व घुल करके चला जाना गोलीकरण, या उसको बोलते हैं संक्षारण। तो यहाँ जो अप्रदन के जो रूप हैं, भौतिक अप्रदन, रासायनिक अप्रदन, और भौतिक अप्रदन के अंतर्गत एब्रेशन, एट्रिशन और हाइड्रोलिक प्रेशर, आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अप्रदन के रूप हो गए। नेक्स्ट, नदी के अप्रदन के, नदी के अप्रदन के प्रकार। नदी निम्नलिखित रूप में अप्रदन करेगी। लंबवत अप्रदन करेगी, वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन। लंबवत अप्रदन का मतलब है कि उसकी जो नदी की जो घाटी है वो गहरी होगी। नदी की घाटी क्या होगी? गहरी। नदी की घाटी गहरी होती है लंबवत अप्रदन से। दूसरा होता है पार्श्विक अप्रदन, लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन, पार्श्विक अप्रदन का मतलब है कि जो नदी के दोनों तरफ जो किनारे होते हैं, पार्श्विक किनारे हैं, उनका अप्रदन प्रारंभ हो जाता है, तो उसको अपन पार्श्विक अप्रदन या क्षैतिज अप्रदन। जैसे नदी के किनारे अप्रदित होंगे तो जो उसकी क्या होगी? चौड़ाई बढ़ जाएगी, नदी की घाटी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो पार्श्विक अप्रदन की वजह से नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर 3, एक होता है हेड इरोजन, शीर्ष अप्रदन, हेड इरोजन। हेड इरोजन, हेड इरोजन का मतलब ये है जिसे मान लीजिए यहां से गंगा नदी निकलती है और इस तरह से चलती है। गंगा नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद, उद्गम कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर, और इस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यदि ये नदी पीछे की तरफ कटाव शुरू कर दे, इधर की तरफ अप्रदन शुरू कर दे, मतलब उद्गम से पीछे की तरफ, तो उसको अपन क्या करते हैं? शीर्ष अप्रदन। यानी एक तरह से आप यूं कह सकते हो
नदी के उद्गम से नदी के उद्गम से पीछे की ओर होने वाला अप्रदन क्या कहते हैं? हेड इरोजन। इसकी वजह से नदी की लंबाई बढ़ती है। नदी की लंबाई बढ़ती है। नदी की लंबाई बढ़ती है। हेड इरोजन का मतलब है पीछे की ओर, उद्गम से पीछे की ओर अप्रदन होना। नेक्स्ट नंबर एक होता है मुख्य अप्रदन। माउथ इरोजन। मुख्य अप्रदन, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये नर्मदा नदी है। यदि ये नदी, जैसा कि आपको पता है कि ये कंकड़ पत्थर मिट्टी लेके नहीं आती है, अगर वो यहां पर अप्रदन करे, इस वाले भाग पर जहां संगम होता है, इसको बोलते हैं मुख्य अप्रदन। मुख्य अप्रदन यानी नदी के मुहाने पर होने वाला अप्रदन, मुख्य अप्रदन, ये यहां होता है। जब ये इस तरह से करेगी तो मुख्य अप्रदन से क्या होगा? मुख्य अप्रदन की वजह से, नोट करके लिख लें, मुख्य अप्रदन की वजह से नदी की लंबाई कम होती है। लंबाई कम होती है। ध्यान रखना दोस्तों, हेड इरोजन होता है, शीर्ष अप्रदन होता है, तो सरिता दीर्घीकरण होता है, नदी की लंबाई बढ़ती है। और यदि उसका माउथ इरोजन हो रहा है तो नदी की लंबाई कम होती है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे थे अप्रदन के रूप, अप्रदन के रूप और अप्रदन के प्रकार। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में नदी अप्रदन का सामान्य सिद्धांत, हेडिंग डाल लें, नदी अप्रदन का सामान्य सिद्धांत। अब देखिए सामान्य सिद्धांत क्या कहता है। नंबर 1, यदि यदि नदी में अवसाद की मात्रा
अधिक है तो अपरदन कम होगा। नंबर 2, यदि नदी में अवसाद की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है तो अपरदन कम होगा। लेकिन दोनों के बीच की स्थिति है, दोनों के मध्य की स्थिति है तो अपरदन अधिक होगा। अपरदन अधिक होगा। नोट कर लीजिए, साथ के साथ आप नोट कीजिए। नोट हो गया। अतः अपन ये लिख सकते हैं नदी के वेग व अपरदन में या अपरदन शक्ति में नदी के वेग व अपरदन शक्ति में वर्ग का संबंध होता है। यानी इरोजन पावर समानुपाती होती है नदी वेग के स्क्वायर की। ये कई बार प्रश्न आ जाता है। कैसे आता है क्वेश्चन नंबर, यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए डबल कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति होगी। कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, अपरदन शक्ति समानुपाती है नदी वेग के। नदी वेग डबल कर रहे हैं, यानी ये कैलकुलेशन आती है। अतः अपरदन शक्ति क्या हो जाएगी, 4 गुना। अपरदन शक्ति क्या हो जाएगी, 4 गुना। तो इसमें देखिए, अगर ये मान लो आधा कर दिया जाए तो 1/4, 3 गुना कर दिया जाए तो 6 गुना। यानी यदि नदी का वेग दूना कर दिया जाए, इस फॉर्मूले में फिट करना है, तो अपरदन शक्ति क्या हो जाएगी, 4 गुना। आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन है तो फिर दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां नोट करके लिख लें, एक नोट करके लिख लीजिए, अपरदन को
प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो नदी का वेग, एक ढाल प्रवणता, एक अवसाद की मात्रा, एक धरातलीय संरचना। दोस्तों, नदी के अपरदन को ये कारक प्रभावित करते हैं कि नदी की वेग कितना है, उसमें स्लोप कितना है, वहाँ ढाल अवसाद की मात्रा कितनी है और धरातलीय संरचना किस प्रकार की है। ये सभी कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपरदन को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी मलबा या अवसाद का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परिवहन। क्या कहलाता है? ये परिवहन कहलाता है। देखिए, एक है अवसाद की मात्रा, दूसरा है नदी का वेग। परिवहन को ये दो कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर परिवहन को दो कारक प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए, एक बहुत बड़े जो मॉर्फोलॉजिस्ट हुए गिलबर्ट मॉडल, इन्होंने परिवहन से संबंधित एक सिद्धांत या एक नियम का प्रतिपादन किया है जिसे जिसे नदी परिवहन का सिद्धांत कहते हैं, या इसको अपन छठी शक्ति का सिद्धांत, सिक्स पावर ऑफ लॉ, सिक्स पावर ऑफ लॉ, छठी शक्ति का सिद्धांत, नदी अपरदन सिद्धांत, छठी शक्ति के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इन्होंने नदी वेग एवं परिवहन शक्ति में निम्न संबंध बताया। क्या संबंध बताया? गिलबर्ट ने बताया कि परिवहन शक्ति
समानुपाती होती है नदी वेग की पावर 6 के। नदी वेग के पावर 6 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है, यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति होगी। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार रिवर वेलोसिटी ये था, 2 गुना की बात कर रहे हैं। अर्थात 64। अतः क्या आंसर हो गया? परिवहन शक्ति कितनी हो जाएगी? तो परिवहन शक्ति 64 गुना होगी। कहने का मतलब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, चाहे 3 गुना कर दें या 1/2 कर दें, तो आपको दोस्तों इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है। कैसे आता है कि नदी का वेग दूना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति क्या होगी, ये यदि नदी का वेग आधा कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति क्या होगी, या नदी का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति क्या होगी। टी प्रोपोर्शनल वी की पावर 6। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर दोस्तों कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। सभी बच्चे मेरे साथ के साथ नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन के रूप। परिवहन के रूप, परिवहन निम्नलिखित रूप में होगा। बहुत बारीक कण है तो गुलन क्रिया होगी बाय सॉल्यूशन। घुलनशील तत्व जल के साथ घुलकर स्थानांतरित होते हैं। या तो सॉल्यूशन घुलन क्रिया के दौरान, दूसरा है निलंबन, सस्पेंशन बाय सस्पेंशन, बाय सस्पेंशन। बारीक कण
जल के साथ लटके हुए निलंबन या लटकते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत बारी आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उत्परिवर्तन। बाई साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब है कि जैसे मान लो ये तली हो, ये कोई टुकड़ा यहाँ है, तो ये उछलते हुए वेग से उछलते हुए आगे बढ़, उदकते हुए उछलते हुए, इस तरह से इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी मध्यम आकार के टुकड़े, मध्यम आकार के टुकड़े मध्यम आकार के टुकड़े उछलते हुए यदि आगे बढ़ते हैं, यदि आगे बढ़ते हैं तो इसे साल्टेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी इस रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, लुढ़क कर। बाय ट्रैक्शन। बाय ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए ये सतह है और सतह पर इस तरह से नदी बहती है, तो इन बड़े आकार के टुकड़ों को इस तरह से नदी के वेग से टक्कर खाते हैं और वो इस सतह को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी लुढ़क कर। तो अपन यूं लिख सकते हैं, बड़े आकार के टुकड़े सतह को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसे ट्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ मुख्य रूप से जो मैं बात करने जा रहा हूँ, परिवहन के जो रूप की बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने परिवहन के रूप के 4 रूप बता दिए हैं, गुलन, और गुलन के बाद में, गुलन से पहले एक रह गया निलंबन, निलंबन के बाद उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के बाद में ट्रैक्शन। तो फाइनली देखिए, आप इनको इस तरह से एक डायग्राम से याद रख सकते हो। क्या? गुलन या विलयन, सॉल्यूशन, घुलनशील तत्व सॉल्यूशन,
बहुत बारीक कण क्या करेंगे? निलंबन, पानी में लटकते हुए चलेंगे, निलंबन। सस्पेंशन, उससे बड़े कण क्या करेंगे? उत्परिवर्तन, साल्टेशन। और उससे भी बड़े कण क्या करेंगे? बाइट्रैक्शन। लुढ़क कर, सतह को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना, सतह को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। तो ये परिवहन के अलग अलग रूप हो गए, परिवहन के रूप। तुलनात्मक याद करेंगे, जो भी मिनरल्स घुल जाते हैं वो सॉल्यूशन बना लेंगे, बारीक कण हैं वो पानी में लटकते हुए चलेंगे, जो थोड़े से एक मध्यम आकार के कण हैं वो उछलते हुए चलेंगे, बड़े आकार के जो टुकड़े हैं वो नदी के वेग के साथ सतह को, तली को स्पर्श करते हुए चलेंगे, बाय ट्रैक्शन। तो ये नदी एक तरह से परिवहन के अलग अलग हमने दोस्तों बात कर ली है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नदी परिवहन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो गिलबर्ट मोदे ने। गिलबर्ट मोदे ने परिवहन शक्ति और नदी वेग के संदर्भ में संबंध बताया है। परिवहन शक्ति समानुपाती है नदी वेग के पावर 6। तो कभी कभी गिलबर्ट मोदे का छठी शक्ति का सिद्धांत यहाँ से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप ऐसे कैसे नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निक्षेपण। अपन त्रिपद कार्य की बात कर रहे हैं, अप्रदन की बात हो गई, परिवहन की बात हो गई, और अब किसकी बात कर रहे हैं? निक्षेपण, यानी लाए गए मलबा का यथास्थान पर जमा होना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्योंकि नदी ने अप्रदन किया मलबा का, फिर उस मलबा का परिवहन किया और किसी न किसी स्थान पर ले जाकर के वो क्या करेगी? जमाव करेगी। तो निक्षेपण के जो कारक रहे, निक्षेपण किस किस वजह से हुआ? निक्षेपण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक तो नदी का वेग कम हो गया, नदी का वेग कम होने पर निक्षेपण होगा। दूसरा, घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर निक्षेपण होगा। नोट करते चलें सभी बच्चे साथ के साथ। तीसरा, ढाल प्रवणता, स्लोप कम होने पर, ढाल प्रवणता कम होने पर निक्षेपण होगा। निक्षेपण, तो देखिए निक्षेपण की ये परिस्थितियां हो सकती है। एक, जल की मात्रा कम होने पर,
जल की मात्रा कम होने पर भी निक्षेपण होगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए, यहां मैं वापिस शॉर्ट आउट करूंगा। नदी के कार्य कौन क्या कार्य हैं? 3 कार्य, जिनको अपन क्या कहते हैं? त्रिपद कार्य। त्रिपद कार्य में कौन कौन हो गए? अप्रदन हो गया, इरोजन हो गया, दूसरा परिवहन हो गया, तीसरा क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। इस अप्रदन की वजह से अप्रदनात्मक स्थलाकृतियां निर्मित होगी। अप्रदनात्मक स्थल रूप बनते हैं। इधर निक्षेपण की वजह से निक्षेप जनित स्थल रूप बनते हैं। निक्षेप जनित स्थल रूप बनते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि नदी के अप्रदन से अप्रदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपण से निक्षेप जनित स्थलाकृतियां बनती है। चाहे अप्रदनात्मक स्थलाकृतियां बने, चाहे निक्षेप जनित स्थलाकृतियां बने, जो भी लैंडस्केप बनेंगे त्रिपद कार्य के दौरान जो भी स्थल रूप बनते हैं उनको कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ का निर्माण होगा। क्या होगा? थर्ड ऑर्डर रिलीफ का निर्माण होगा। तो देखिए, आगे वाली जो क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो नदी के द्वारा निर्मित अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के संदर्भ